आज की कहानी है कमाने वाली बहू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटे अनिल ने मुझसे कहा, मम्मी आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी। जब बेटे अनिल ने मुझसे कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से अचानक हुई उनकी मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश करने के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने के बाद सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर थे। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे और बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ जाएगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा करके रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास अनिल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बनाती थी। दोनों की यही कोशिश रहती थी कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता डुग्गू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो मुझे तभी लाकर दे देता। ये सब देखकर मेरे मन को शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो तो सास का जीना ही हराम कर देती है और सास को नौकरानी समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों को संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही कभी कभी लग जाता है कि ये थक जाती होगी, इसके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। घर और ऑफिस दोनों का काम करने के बाद भी वह कितनी शांत रहती है, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहते। इसी तरह 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। हम सभी एक मॉल में गए। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान में चले गए और मैं डुग्गू को लेकर थोड़ा आगे निकल गई। डुग्गू की नज़र एक आइसक्रीम की दुकान पर गई और दुकान देखते ही डुग्गू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो उसके ये शब्द बिजली की तरह चल रहे थे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। मैं उसे आइसक्रीम कहाँ से दिलाती। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अब क्या करूं? मेरा चेहरा उतर गया। और यह देखकर डुग्गू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले लीजिए ना। दादी माँ प्लीज़ मुझे आइसक्रीम खानी है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दिला सकती, क्योंकि मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। मेरे यह कहते ही डुग्गू ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। शायद उसे लग रहा था कि मैं आइसक्रीम नहीं दिलाने के लिए बहाना बना रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा कि मैं कैसी दादी हूँ, अपने पोते को एक आइसक्रीम तक नहीं दिला सकती। आज पहली बार मुझे इनके जाने का गम खल उठा। मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। फिर हमने डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आया। मेरा मन तो वहीं आइसक्रीम न दिलाने को लेकर अटका हुआ था।
घर आने पर थोड़ी देर बाद सभी ने टीवी देखा। अनिल सोने चला गया। अनीता डुग्गू के कमरे में गई ताकि वह उसे भी सुलाकर खुद भी सोने चली जाए। तब तक मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। इतने में मुझे डुग्गू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत कंजूस हैं। अनीता कहती है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में हम घूमने गए तो मैंने दादी से एक आइसक्रीम मांगी और दादी ने मुझे आइसक्रीम तक नहीं दिलाई, उल्टा कहा कि मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ। कितना अच्छा बहाना बनाया दादी ने, ऐसा भी भला कोई करता है? आइसक्रीम नहीं दिलानी थी तो ऐसे ही बोल देती, बहाना बना दिया ताकि मुझे आइसक्रीम ना दिलाएं। तभी अनीता ने थोड़े से तेज स्वर में कहा, ये क्या है डुग्गू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में हैं? तभी डुग्गू अपनी धीमी सी आवाज में कहता है, दादी माँ को क्या दुख है मम्मी? तो अनीता कहती है, बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठते बैठते हैं, और वो अचानक कहीं चला जाए तो हमें कैसा लगेगा? तुम जरा सोच कर देखो, मैं और तुम्हारे पापा अगर तुम्हें छोड़कर कहीं चले जाएं तो तुम कैसा महसूस करोगे? ऐसे ही तुम्हारे दादा दादी एक साथ रहते थे, साथ खाना खाते थे, अपने दुख सुख शेयर करते थे, लेकिन अचानक से अब दादाजी चले गए तो दादी जी को कितना दुख है, जरा सोच कर देखो। तुम्हारी दादी बाहर से चाहे कितना भी खुश दिखाई देती हैं, लेकिन उनके मन में कितना दर्द है ये हम कभी नहीं समझ सकते। इतना सुनते ही डुग्गू ने कहा, नहीं मम्मी, आप लोग मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आप लोगों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी? ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर पर भूल गई तो तुम्हें उन्हें कंजूस कहने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा क्या? तुम्हारे एक बार कहने पर ही उन्होंने तुरंत तुम्हारे लिए मलाई मेथी बना दी। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में जाकर झांकती रहती हैं कि कब तुम आओगे। उनके घुटनों में दर्द रहता है, तब भी वह तुम्हें लेने के लिए बस स्टैंड तक जाती हैं। इसीलिए बेटा, किसी के प्रति कोई भी राय बनाने के लिए पहले अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, तब हमें उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती जितने अच्छे से अनीता ने डुग्गू को समझाया। फिर अगले दिन सुबह अनिल तो ऑफिस चला गया और डुग्गू स्कूल चला गया। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देते हुए बोली कि माँ जी, ये लीजिए पैसे, आप रख लीजिए, आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो काम आ जाएंगे। तो मैंने कहा, मुझे क्या ज़रूरत है बहू पैसों की, मैं क्या काम करूँगी इनका? तभी अनीता कहती है, मम्मी जी, इंसान को पैसों की ज़रूरत कब पड़ जाए पता नहीं चलता, इसीलिए आप ये रख लीजिए। और वैसे भी आप डेली मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, कभी डुग्गू को कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो दिला देना। मैंने फिर भी अनीता को मना किया तो उसने कहा कि मम्मी, अगर मेरी जगह अनिल होते तो क्या आप उन्हें भी मना करती? अब मैं बहू हूँ तो इसलिए मना कर रही हैं, और बेटा अगर पैसे दे तो मना नहीं करती, ये क्या बात हुई? इस बात पर मैं अनीता को कुछ नहीं कह पाई और मैंने चुपचाप पैसे पकड़ लिए। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जो बात मेरा बेटा नहीं समझ पाया वो बहू ने समझ ली। अनीता की बातें याद करके खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। लोग बेवजह ही कमाने वाली बहुओं को गालियां देते हैं। सभी कमाने वाली बहुएं ऐसी नहीं होती। कुछ बहुएं होती हैं जो दुर्व्यवहार के कारण सभी कमाने वाली बहुओं को बदनाम कर देती हैं कि वे घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे हुए विचारों वाली और बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज अनीता ने कमाने वाले बहू के प्रति मेरे जो विचार थे उनको बदल कर रख दिया। ऐसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई और एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी बहू सबको दे।